अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, नए प्रोग्राम और नए फॉर्मेट के साथ आपको बेहद खुशामदीद कहूंगी, क्योंकि आज पहला हमारा दिन है इस प्रोग्राम को लेकर और ये नए प्रोग्राम का, नए फॉर्मेट का हमारा इफ्तिताह है। तो लिहाजा बताने के लिए और थोड़ा सा सिर्फ ये ब्रीफ करने के लिए कि नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम थ्रू आउट सियासी जो एक बदलते मंजरनामे हैं और जो बदलते सिनेरियोज हैं उस हवाले से बात करेंगे और डेली की बुनियादों पर, रोजाना की बुनियादों पर जो बदलते हुए सिनेरियोज हैं और जो करंट टॉपिक्स हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, बर्निंग सवालात हैं, हम तमाम के जहनों में उनको किसी तरह से डिसाइफर करने की इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश होगी। इसमें हम लोग सियासी आरा भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे, यानी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, अपोजिशन का पर्सपेक्टिव, ये एक तो इनको पूल इन करेंगे और इसके अलावा फिर एंड में जो हमारे तजियाकार हैं या जो हमारे सहाफ़ी हैं वो थोड़ा हमारी एक गाइडेंस करने की कोशिश करेंगे कि आया कहां पर जो रैशनल है वो लाई करता है, लॉजिक कहां लाई करती है, और वो थोड़ा हमारी इस हवाले से रहनुमाई करेंगे। तो ये लिहाजा हमारा एक पूरा एजेंडा है जो कि इंशाल्लाह थ्रू आउट द प्रोग्राम और थ्रू आउट दिस फॉर्मेट हम आपके साथ रखेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। टुडे इज द वेरी फर्स्ट डे। बाकायदा आगाज करते हुए मौजूआत क्योंकि हमारे मुख्तलिफ होंगे और जो भी दिन भर के मौजूआत होंगे हम उनको क्लब करेंगे टर्न बाय टर्न, जो जिनके साथ हम अपने मेहमानों की जो आरा है वो शामिल गुफ्तगू रखेंगे। पहला मौजू नाजरीन, पहले प्रोग्राम के हवाले से बाकायदा आगाज करते हुए, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जैसे आपने मुलाहिजा किया, वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। आज जैसे कि पहले भी शेड्यूल्ड था कि NCOC का भी आज इजलास था और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी NCC का भी आज इजलास था, और मकसद यही था कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस रोज बरोज बढ़ रहे हैं, रोज हमें एक नई स्पाइक नजर आती है, तो उसका कोई हल निकाला जाए, उसका कोई जॉइंट कोई हिकमत अमली के जरिए कोई उसका एक रास्ता इख्तियार किया जाए या उस पर एक हिकमत अमली बाकायदा बनाई जाए। तो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए सूबों को भी ऑनबोर्ड किया गया, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, AJK की हमारी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत, ये तमाम आज सर जोड़कर बैठे और बाकायदा तौर पर जब वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया तो उन्होंने ये बताया है कि लॉकडाउन, जो कि वो हमेशा पहले भी कहते रहे हैं, इस मसले का हल नहीं है और जब तक वैक्सीन कोरोना वायरस की नहीं बन जाती, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ पोस्ट कोरोना वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हमें जीना पड़ेगा और इसी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट और अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो खैर, ये बात करते हुए 25 मिलियन लेबरर्स की बात की वजीर आजम इमरान खान ने, जो कि जिनको हम लोग किसी भी तरह से मजीद उनको उनके ऊपर प्रेशर मुआशी तौर पर उनके ऊपर हम लोग नहीं एग्जर्ट कर सकते अगर हम मजीद एक लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, और SOPs पर ही अमल दरामद करना इसका वाहिद हल समझा जा रहा है। खैर, बात अब करेंगे कि अब इसमें हुकूमत के जो आरा है या जो हुकूमत समझती है कि क्या SOPs के जरिए हम किसी तरह से कोरोना वायरस के जो बुरे असरात हैं उनको मिटिगेट कर पाएंगे या नहीं। और अपोजिशन नाजरीन, क्योंकि हमेशा से यही कहती रही है कि उस तरह का कंसेंसस नजर नहीं आता, विच इज ट्रू टू एन एक्सटेंट के कोरोना वायरस के मामलात पर एटलीस्ट जितनी मीडिया की कंजम्पशन है उसको देखते हुए तो उतना कंसेंसस हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नजर नहीं आता। तो क्या अब आज के इजलास के बाद ये चीज किसी हद तक तब्दील हुई है या नहीं हुई है? इस पर्टिकुलर मौजू पे आज हम बहस करेंगे। अपने पहले मौजू को लेकर बाकायदा जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करा दूं। सबसे पहले हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं फैजुल्लाह कमोका साहब। आप मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और रेलिवेंटली जो कायमा कमेटी है बराए फाइनेंस कौमी असेंबली में उसको चेयर भी करते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड फैजुल्लाह साहब, आपने हमारे लिए स्काइप पर वक्त निकाला है, ग्रेशियस ऑफ यू। उन्हीं के साथ नाजरीन डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप मेंबर कौमी असेंबली हैं PMLN से, वेरी सेन वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी, और DG हेल्थ भी पंजाब के रहे हैं, तो लिहाजा इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया है हमें वाया स्काइप, हमारे लिए वक्त निकाला है। जावेद सिद्दीक साहब यहाँ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं आप, नवाए वक्त के सीनियर सहाफ़ी हैं, तो इस हवाले से अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। थैंक यू जावेद साहब। और उन्हीं के हमरा नाजरीन यहीं स्टूडियोज में शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। आपका भी तज्जिया तबसरा इन तमाम उमूर पर हम लोग लाएंगे ज़ेर गौर और फिर उसको देखेंगे कि हम कहाँ पर इस मौजू को डिसाइफर कर पाते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस शौकत साहब। बाकायदा फैजुल्लाह साहब, आपसे अगर बात का आगाज कर लें, हमेशा से आपसे ये गिला रहा कि सॉरी बल्कि चीमा साहब से, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब से अगर बात का आगाज कर लें। चीमा साहब, आप फरमाइएगा, जो आपका हमेशा से ये गिला था कि एक कंसेंसस नजर नहीं आ रहा, जॉइंट हिकमत अमली पर उस तरह से आपको कॉन्फिडेंस में अपोजिशन को नहीं लिया जा रहा, क्या आज के इजलास के बाद वो कुछ हद तक दूर हुआ है? क्योंकि वहां पर AJK और GB के भी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, जहां पर PMLN की हुकूमत है इस वक्त। देखिए, पहले
पहली गुजारिश तो ये है कि मुझे लगता है कि आपने अपने प्रोग्राम का नाम वज़ीर-ए-आज़म साहब के मिजाज को पेश नजर रख के रखा है, क्योंकि हर मामले में उनकी राय हर लम्हा बदलती रहती है। तो बदलती राय का मौजू जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ये जो है आपके प्रोग्राम का नाम जो है वो बड़ा बाकी है, बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत ही हस्बहाल रखा है। बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से और हुकूमत से हमें जो गिला है वो तो शुरू दिन से है। पहले दिन से उन्होंने साथ लेके चलने की कोई कोशिश नहीं की अपोजिशन को। आपको याद है कि जब पहला इजलास हुआ तो उस वक्त भी हमने, हमारे तमाम कायदीन ने, अपोजिशन के तमाम कायदीन ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लिखा कि आप कौमी मफाद में कोई काम करेंगे, हम आपका साथ देंगे। राइट हम राइट। ये है कि उस वक्त आपको याद है एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, लेकिन यह है कि हमारा जो दस्ते तावन था उसको जैसे होता है कि एक हकारत से जुटला दिया गया। उसको ये है कि बिल्कुल कभी ये है कि पजीराई नहीं बख्शी इन्होंने, कभी फराख दिली का मुजाहरा नहीं किया। और उसके बाद ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर हो, कश्मीर का मसला हो, जब आर्टिकल 370 रिवोक किया इंडिया ने, उस वक्त भी हमें तो थी कि अपोजिशन को साथ रह के चलते, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़द करते प्राइम मिनिस्टर साहब। अब भी ये कोरोना के मामले में भी आपको याद है कि जब स्पीकर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात करके चले गए और अपोजिशन के कायदीन को ये है कि वो सुनना उन्होंने गवारा नहीं किया। देखें, बात ये है कि ये कौमी मसला है, इसमें बिल्कुल बार बार हम कहते हैं कि पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें फराख दिली का मुजाहरा होना चाहिए। और देखें, सूबाई हुकूमतें हैं, ये आखिर इस वतन की हुकूमतें हैं, अवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों की हुकूमतें हैं। जब सिंध गवर्नमेंट ने, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत बर वक्त इकदाम किए, लॉकडाउन किया, तालीमी इदारों को बंद किया, आइसोलेशन सेंटर कायम किए, हमें तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब और फेडरल गवर्नमेंट जो है उनको सराहती, उनको अप्रिशिएट करती, उनको फॉलो करती। लेकिन मुसलसल इनका किरदार जो है कायदाना की बजाय नाकदाना रहा, और ये है कि मुसलसल तनकीद का निशाना उनको बनाते रहे। लेकिन सर ये भी तो बात है ना कि अगर आप उस स्ट्रेटजी से इख्तिलाफ करते थे तो ये जो एनसीसी की मीटिंग है उसका पर्पस भी यही है। इसमें बाकायदा तौर पर जीबी के भी सीएम को या एजेके के प्राइम मिनिस्टर को उनको ये बातें बरमला रखनी चाहिए थी। देखें मोना, ये बताइए, मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ, ऐवान में भी मैंने ये गुजारिश की कि देखें, ये कोई सियासी मसला नहीं, ये एक मेडिकल इशू है। कोरोना का मसला, कोविड-19 का मसला एक मेडिकल इशू है। इसमें डॉक्टर्स की राय को, मेडिकल एक्सपर्ट जो है उनकी राय को फैसला को अहमियत दी जानी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की राय को फैसला को अहमियत दी जानी चाहिए। से खुश हैं जी देखें, और ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO की राय क्या है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये राय रही है कि जिन मुल्कों में ये जो कर्व है, नंबर ऑफ कोरोना केसेस का, वो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, जब तक वो फ्लैटन नहीं होता, जब तक नीचे नहीं आता, आप खुश हैं तो इस फैसले से या नहीं है? हाँ या ना में अगर आपका जवाब आ जाए। जी, किसमें जी? क्या आप इस फैसले से खुश हैं या नहीं है? हाँ या ना में अगर आपका जवाब आ जाए। कौन सा फैसला जी? ये जो एनसीसी एनसीओसी का जो फैसला हुआ है, आज के लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा। नहीं, हम तो समझते हैं कि देखें, ये जो डॉक्टर्स की राय और WHO की राय को फैसला को अहमियत दी जानी चाहिए। ठीक है। काश के मुना काश के हम ये है कि मई के महीने तक जैसे तैसे भी हम ये है कि इसको कर लेते हैं लॉकडाउन, तो हालात बहुत काबू में रहते। क्या ये तमाशा है कि जब सिर्फ 1000 केसेस थे तो लॉकडाउन था, आज 60,000 से ज्यादा केसेस होते हैं। राइट, ठीक है निसार चीमा साहब, आपका वाज़ेह जवाब आ गया कि आप समझते हैं कि हिकमत अमली में मजीद गुंजाइश है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद द सेम। सबसे ज्यादा खतरे की जद में कौन है? बूढ़े लोग और ऐसे लोग जो बुलंद फशार खून, दिल के मर्ज या ज़ियाबतीस के मर्ज का शिकार हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा बिगड़ सकती है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।
वेलकम बैक जी। वहीं से रिज्यूम करते हुए फैजुल्लाह कमोका साहब, ब्रेक से पहले अभी निसार चीमा साहब ने तो बता दिया कि वो बिल्कुल खुश नहीं है हिकमत अमली से और डॉक्टर्स के व्यू पॉइंट को उस तरह से खातिर में नहीं लिया गया। फिर ये भी एक बार बार व्यू आता है कि जब केसेस 1000 के करीब थे तो लॉकडाउन था, तो अब जब हमारे पास केसेस की तादाद बतदरीज बढ़ गई है, हमारा रोज बरोज स्पाइक एक आ रहा है अलग अलग जगहों पर, तो अब लॉकडाउन क्यों नहीं। और ये भी उन्होंने कहा कि आप लोगों की तरफ से भी जो एक हिकमत अमली है वो जॉइंट बनाने में गवर्नमेंट पे ओनस है इस बात का, तो वो नहीं बनाई जा रही है। फैजुल्लाह कमोका साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। जी प्लेजर सर। देखिए, खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुरू से ही कोरोना वायरस के आने के बाद से उनका व्यू पॉइंट बड़ा कंसिस्टेंट रहा है और बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉलिसी है। और पहले दिन से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिस तरह का लॉकडाउन चाइना में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है 2.5 करोड़ के करीब हमारे डेली ब्रेड अर्नर्स हैं, तो जो रोज अपना मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं, बुरे तरीन हालात में हमारे वजीर आजम ने 8 अरब डॉलर का पैकेज पाकिस्तान के लोगों के लिए अनाउंस किया और एशिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे 144 अरब रुपया पाकिस्तान के मोस्ट डिप्राइव्ड जो लोग थे उनमें तकसीम किया गया। तो 101 करोड़ 20 लाख फैमिलीज में ये पैसा तकसीम किया गया और कोई शख्स इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। बराबरी की सतह पे सिंध में भी, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपी में, आज़ाद कश्मीर में, जीबी में, हर जगह पे ये पैसा जो है अक्रॉस द बोर्ड के वहाँ पे हुकूमत किसकी है और किसकी नहीं है इसको मद्देनजर नहीं रखा गया और जो है वो लोगों में ये पैसा तकसीम किया गया। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेसेस के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और बड़े बिजनेसेस के लिए डिफरेंट स्कीम्स का ऐलान किया गया। चूंकि आपके इस फॉर्मेट में 3 मिनट का टाइम है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। एनसीसी और एनसीओसी ये 2 फोरम हैं, एक को असद उमर साहब हेड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इसकी मीटिंग होती है और इसमें तमाम सूबों के जो जिम्मेदारान हैं वो शामिल होते हैं। इसी तरह वजीर आजम साहब हेड करते हैं एनसीसी को, तो वो उसमें भी तमाम सूबों की आला क़यादत जो है वो इसमें अपने अपने सूबों को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें पीपीपी की भी रिप्रेजेंटेशन है और पीएमएलएन की भी रिप्रेजेंटेशन है। अब मुझे समझ नहीं लगती, चीमा साहब मेरे बड़े भाई हैं, वहां पे जो बात भी होती है कंसेंसस के साथ, अगर किसी बात पे एक सूबा मुत्तफिक नहीं होता तो बाकी सूबे भी उसकी बात मानते हैं। सही, और कंसेंसस के साथ जो है वो तो सर फिर कोरोना वायरस कैसे रुकेगा सर? ये भी तो एक है ना सवाल कि अगर हम लोगों की, आपको पता है एसओपीज की तो धज्जियां उड़ा दी हैं अवाम ने, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें एसओपीज को फॉलो करेंगे? इसमें हमें जो सूबाई हुकूमतों का काम है, जब से डिवॉल्व हो गया है हेल्थ का सब्जेक्ट और जो एनएफसी अवार्ड के तहत जो फंड्स हैं वो सारे सूबों को चले जाते हैं। तो इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया है और एसओपीज के हवाले से ज्यादा तशहीर करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ओके, अवेयरनेस चाहिए। तो आप इस हिकमत अमली से खुश हैं? आपका जवाब हाँ में है फैजुल्लाह साहब? जी बिल्कुल, मेरा हाँ में जवाब है। हमारा मुल्क जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। हमें जो है वो जिन इलाकों में ज्यादा वबा फैली है वहां पे बिल्कुल लॉकडाउन करना चाहिए, मुकम्मल तौर पे हम लॉकडाउन के मुताबिक नहीं है। ठीक है, राइट। शौकत पराचा साहब, अब आप इस डिलेमा को सुलझाएं हमारे लिए। आप बताएं कि ये लॉकडाउन करेंगे तो वाकई हम क्या, बल्कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी रिलैक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर हम रोज बरोज स्पाइक्स देख रहे हैं। देखिए, बात सीधी सी है कि ये महीना जब शुरू हुआ 1 मई को, उस दिन पाकिस्तान में 12,117 कोरोना के पेशेंट से टोटल केसेस थे और उन 24 घंटों में मुल्क में 990 केसेस आए थे। आज जब हम बात कर रहे हैं 1 जून है,
तो आज पाकिस्तान में टोटल केसेस 72,000 से ज़्यादा हो गए, यानी 60,000 एक महीने में केसेस बढ़े हैं। 72,000 और जो 24 घंटे में केसेस आए वो 2,964, यानी 3,000। उस वक्त पहली तारीख को 1,000 आ रहे थे, अब 3,000 आ रहे हैं। इस सूरत हाल में हम अब कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ें या हम भूख के ख़िलाफ़ लड़ें। कोरोना के ख़िलाफ़ लोग मरे हैं, ये कंफर्म है। कोरोना के ख़िलाफ़ लाशें उठी हैं, ये कंफर्म है। कोरोना की वजह से डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी से गए, सिविल सर्वेंट्स अपनी ज़िंदगी से गए, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को कोरोना हुआ। भूख से पाकिस्तान में कोई नहीं मरा। जो आप बार बार पॉलिसी की बात कर रही हैं, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि फिर कोरोना को छोड़ दें, फिर वो अगर 3,000 एक दिन में आ रहे हैं तो फिर वो 5,000 हो जाएंगे, खुदा न खास्ता 6,000, फिर 10,000, फिर क्या होगा। बात पॉलिसी है ही नहीं। इनफैक्ट ना पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है। मसलन यहाँ से खड़ा होकर कहा जाता है कि जी वो अशराफिया ने लॉकडाउन करवा दिया, एलीट जो है वो आ गई, एलीट ने कहा कि आप लॉकडाउन करें। उधर से शॉपिंग मॉल्स वाले बड़े ट्रेडर्स बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा तो कारोबार ठप हो गया, हम कर्जे लिए हुए थे। सब ठीक है। जब इंसानी जिंदगी का सवाल आए उससे बढ़कर कोई नहीं होता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारे लिए इम्पेरेटिव है कि अगर कहीं ह्यूमन ब्लड आया ना, वो स्टोरी टॉप मोस्ट स्टोरी बनती है, हम उसको लीड स्टोरी लेते हैं। यहाँ कितने पाकिस्तानी, 1,500 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम आज भी, ये जो आज तकरीर हुई, ये 15 दिन पहले एग्जैक्टली कमोका साहब को मालूम है, एग्जैक्टली यही तकरीर थी। तो पॉलिसी यही बना दें। जब हम कहते हैं ना कि सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएं, जब स्क्रीन पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठकर इस तरह बातें करेंगे तो कौन बॉदर करेगा। मैं अभी पंजाब से आया हूँ, आप चली जाएं, खुद चली जाएं, लाहौर चली जाएं, पिंडी चली जाएं, आप दूर ना जाएं, फैसलाबाद, मुल्तान चली जाएं, विहाड़ी, मेलसी, करोड़ पक्का चले जाएं, आप खानेवाल चले जाएं, कबीर वाला, शोरकोट चले जाएं, अगर आपने मास्क लगाया है ना, ये मास्क है, मैं लगा के आया हूँ अभी आपके शो के लिए, अगर आपने मास्क लगाया है तो अजीब कंटेम्पचुअस नजरों से आपकी तरफ देखा जाएगा कि जैसे पता नहीं आप। तो सर ये बात सुने, फिर इनको तलकीन करें, इनको समझाएं कि भाई ये एसओपीज हैं, इन पे खुदा के लिए अमल कर लें, ये कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं है। या फिर आपको लगता है कि मतलब क्या करें, फिर इसका हल क्या है? लॉकडाउन कर दें, कंफ्यूजन जब स्क्रीन पे बैठ के की जाएगी ना, मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है कि अगर कहा जाए कि लॉकडाउन तो फला ने करवाया, एलीट ने करवा दिया, जब आप एक डिटर्मिनेशन करें। देखें इस मुल्क में डिजास्टर पहले भी आए, हमने जल्जला देखा, जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, एक फर्म पॉलिसी थी, उस वक्त भी एक सूबे में और नॉट हैप्पी। आपको बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि हिकमत अमली ये ठीक है ही नहीं, पॉलिसी है ही नहीं। इनफैक्ट ना हम कंफ्यूजन का शिकार हैं कि कोरोना से बचें या भूख से बचें, हम कोरोना से मरने दें या भूख से मरने दें। एक लाइन आपको लेनी पड़ेगी, उस लाइन पे आपको चलना पड़ेगा, फिर जाके आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। ये आधा तीतर आधा बटेर रख के कंफ्यूजन फैला दी गई है मुल्क में। जावेद सिद्दीक साहब, ये जो कंफ्यूजन है, एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि कंफ्यूजन सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक तो नहीं है, ये तो दुनिया भर के हर मुल्क की इस कंफ्यूजन का शिकार है। इज इट नॉट द केस? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। देखें अमेरिका में, यूरोप में कितने लोग जो हैं वो इस लाखों लोग मर चुके हैं, वो बड़ी स्कैरी सिचुएशन है, खौफजदा कर देने वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान में उतनी बड़ी तादाद में डेथ्स नहीं हुई हैं। ये ठीक है कि इन्फेक्शंस का रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन डेथ्स उतनी नहीं हुई है। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की। आज जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है उसमें हर 10 में से 4 लोग जो हैं वो भूख का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं। और स्टेट बैंक की जो आज की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर ये कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ये ना खोली गई तो ये दिवालिया हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रही थी उनमें बहुत ज़्यादा डिप आया, बहुत कम हो गई हैं। पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज़ हैं, टैक्स रेवेन्यूज़, वो नीचे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि ये दुरुस्त है कि हमने स्ट्रिक्टर मेजर्स या ज़्यादा सख्त मेजर्स लेने हैं कोरोना को कंट्रोल करने के, इसके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर पर जो लोकल स्प्रेड है उसको। लेकिन भूख और अफलास और गुर्बत और बेरोज़गारी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। इट इज़ एन अगली फेस ऑफ पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न ये है
और गवर्नमेंट का भी और बाकी जो इदारे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं लोगों को हम बचाते रहें कोरोना वायरस से और वो भूख से और फाका कशी से ना मर जाएं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पे अच्छा सर, अभी जो शौकत राजा साहब कह रहे थे कि हमें पता है, वाकई ये बात तो हकीकत है कि कोरोना वायरस से हमारे इतराफ के लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हलाक हो रहे हैं और इसका शिकार हो रहे हैं। भूख और अफलास से कभी सुना नहीं कि कोई किसी की अभी तक देखें, भूख और अफलास से इस तरह तो नहीं मरते लोग, लेकिन जो जिस अजियत से वो गुजर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके बच्चे हैं घर में भूखे हैं या और मसाइल हैं, उनके माँ बाप को वो पाल रहे हैं, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अगर उनकी इनकम ख़त्म हो जाती है तो वो कहाँ से खिलाएंगे। और आपको पता है कि ये जो इस वक्त जो थोड़ा बहुत नरमी हुई है उसमें जो मजदूर बाहर निकले हैं और जो काम करने वाली लेबर है वो बाहर निकली है और उन्होंने एकदम से ये कोशिश की है कि वो जो 1-2 माह में जो उनकी इनकम में जो कमी आई है उस कमी को किस तरह पूरा किया जाए। तो ये एक डायलेमा है पाकिस्तान का। हमने ये देखना है कि एक तो लॉकडाउन को, इसके स्प्रेड को रोकें, लेकिन दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी जो है और हमारी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम एक लंबे अरसे के लिए एक लॉकडाउन कर दें और जैसे बाद सूबे के वज़रा आला कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और ज़्यादा सख्त इक़दाम किए जाए। अग्री, आपका जवाब हाँ में है? आपको लगता है हिकमत अमली? मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली इस लिहाज से दुरुस्त है कि जो रियलिटी है पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड उसको ये रिफ्लेक्ट करती है। राइट नाज़रीन, ये था हमारा पहला मौजू कि क्या कोरोना वायरस बहुत बड़ा डिलेमा वाकई ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। दो हमारे जो एनालिस्ट्स और पॉलिटिशियंस हैं उनका जवाब ये है कि वो इत्तेफाक करते हैं कि भाई लॉकडाउन नहीं बढ़ाना चाहिए, ये हल नहीं है, और दो का ये ख्याल है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। कोरोना वायरस में जो केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है और उनकी वजह से हकीकतन जाने जा रही हैं। तो अगले मौजू की तरफ बढ़ते हुए बात अब करनी चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत में। जिस तरह से जो कीमतों में हमने देखा है कि कमी वाक़ई हो रही है, बार बार कंसेक्यूटिव कमी, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरी क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, नेगेटिव ग्लोबल ग्रोथ रेट अब रजिस्टर हो रहा है पूरी दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से सारी कमोडिटीज की कीमतें गिर गई हैं, खाम तेल की कीमतें लोएस्ट एवर तारीखी लो पर हैं। तो उसका एक जो फायदा है वो अभी पहले भी मुंतकिल पाकिस्तान को किया गया, यानी कि कंज्यूमर को किया गया पाकिस्तान में, और अब भी जो हालिया कल जो मजीद एक कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, 7 रुपए पर लीटर तक अप्रोक्सीमेटली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा ट्वीट करके बताया, उन्होंने कहा कि अब रीजन में हम चीपेस्ट जो है वो ऑयल अपने यहाँ बेच रहे हैं और हमने अपने कंज्यूमर्स को इन मुश्किल हालात में इस हद तक रिलीफ दिया है। ऑल्दो ये कि ये रिलीफ तो सबके लिए अप्लाई होता है, पूरे रीजन के लिए अगर कमी हो रही है तो उनको भी देना चाहिए, लेकिन अमूमन हुकूमतें इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि भारी भरकम पेट्रोलियम लेवी जो कि पेट्रोल की कीमत के साथ लगता है वो टैक्स अर्न करने का या टैक्स के हुसूल का एक बहुत बड़ा जरिया है, और वो भी आजकल के मुश्किल हालात में। तो खैर बात अब यह है कि ये जो पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, क्या इसकी वजह से इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह इसमें भी कमी मुतवक्के होगी? क्या हमारे गुड्स की कीमतें भी उसी तरह से कम होंगी? जितनी तेजी से हमारे लोग कीमतें बढ़ाते हैं क्या उतनी तेजी से कम भी होंगी? लोकल बॉडीज या जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका इसमें जो एक किरदार है बड़ा अहम होगा। ये सवाल है जिसके ऊपर अब हम जाएंगे। चीमा साहब, डॉक्टर निसार अहमद चीमा, आप बताइएगा इसका क्या जवाब है? देखिए मुना, इंटरनेशनल मार्केट में जिस शरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं उस शरह से पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखिए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त कहा करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की कीमतें भी हों पेट्रोलियम मसनूआत की, उन पे थोड़ा बहुत टैक्स लगा के बाकी जो है रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। उनके अपने मौक़िफ़ की रोशनी में अगर देखा जाए तो यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं इस वक्त, और प्लस कुछ वो टैक्स भी लगा लें और सारे ऊपर एक्सपेंसेस शामिल कर लें, तो फिर भी ये है कि यहाँ ये आप गौर कर ले कि 50 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस वक्त कीमत जो है, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की कीमत देखें, इसके ओवरहेड एक्सपेंसेस देखें, टैक्स भी शामिल कर लें, फिर भी 50 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को, जो इंटरनेशनल मार्केट में रिलीफ दिया जा रहा है, या ये है कि जो कमी वाक़ई हुई है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो जो है ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा पाकिस्तान में जो कंज्यूमर लेवल तक।
तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म साहब के अपने मौक़िफ़ की रोशनी में जो हमेशा वो लेते रहे हैं, उसकी रोशनी में अवाम को वो रिलीफ मिलना चाहिए जो उसके मुताबिक उस तनासब से, जिस तनासब से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा फिर अगर वाकई आप समझते हैं कि रिलीफ इससे आगे, तो बाकी दीगर ममालिक या जो रीजन में दीगर ममालिक हैं, बांग्लादेश है, नेपाल, इंडिया, इन सब के कंपैरिजन में अगर हमारे यहाँ तेल सस्ता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट ने तो फिर भी कुछ हद तक दिया है, पास ऑन किया है कंज्यूमर को? उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये गौर नहीं किया कि उन्होंने अपनी करेंसी को किस हद तक डिवैल्यू कर दिया है। बिल्कुल ये है कि आप ये डिवैल्यूएशन का भी देखें कि उन्होंने 30-40% अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, उसके बाद किस तरह वो कह सकते हैं। देखें बात ये है कि दूसरी बात मैं ये इंडिया लेकिन लोग तो कहते थे कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने तो जबरदस्ती रुपए को ऊंचा रखा हुआ था और डॉलर के अगेंस्ट उसको जबरदस्ती पकड़ के रखा था। देखें ये तो बिल्कुल बेसलेस बात है। ये एक जबरदस्ती अगर रखा जाता तो 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने, 1-2 साल, क्या 5 साल तक क्या मुमकिन था? अगर मुमकिन होता तो ये भी यकीनन करते, लेकिन ये है कि ये नहीं कर सके। इनकी नाअहली है, बदइंतजामी है, जिसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है, बिल्कुल हमारे सामने है जी। राइट, ठीक है। तो यानी कि आपका ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें 50 रुपए तक की आप कहते हैं कमी होनी चाहिए? जी, 50 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब 50 रुपीज पर लीटर इस वक्त पेट्रोल की कीमत होनी देखते हुए। और ये इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, उसको सामने रखते हुए यहाँ ओवरहेड एक्सपेंसेस भी शामिल कर ले, टैक्स भी शामिल कर ले, फिर भी 50 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर निसार चीमा खुश नहीं है, उनको जवाब नफी में है कि ये इसका कोई असर महंगाई को भी कम करने में नहीं होगा। तो फैजुल्लाह कमोका साहब, आप तो फाइनेंस कमेटी को भी चेयर करते हैं, आप बताइएगा ये जो वजीर आजम इमरान खान के पुराने जो उनके खिताब थे या जो वो एड्रेस करते थे, वो उसको कोट किया जा रहा है और अमूमन आप देखते हैं कि ऑपोजिशन इन तरह के मामलात में उनको कोट करते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो मोना मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है, अभी चीमा साहब कह रहे थे कि हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। यानी आपको अपने रेनी डेज के लिए भी कुछ ना कुछ सेव करना होता है। जिस किस्म के हालात का आज पाकिस्तान को सामना है, पिछले 70 साल में कभी पाकिस्तान को ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपकी जो इकोनॉमी है, वो किस लेवल के ऊपर है, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लोगों को हर तरह से उनको रिलीफ दिया है। और स्पेशली जो पाकिस्तान का मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं, उनके लिए ये सारे रिलीफ सबसे ज़्यादा हैं। तो जो पेट्रोल की जो कीमतें कम की गई हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे रीजन में आप इसमें डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी डाल लें और उसके बाद कंपेयर कर लें, तो पाकिस्तान के साथ किसी को मैच कर ही नहीं सकते जितनी कम कीमतें पाकिस्तान के अंदर हैं। और इसका मैं ये समझता हूँ कि आगे इसका इम्पैक्ट जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाना चाहिए, और जो हमारी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर जाना चाहिए, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, चूँकि फ्रेट जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, वो अब चूँकि चीप हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी और लोगों को इंशाल्लाह ताला इसके समाधान मिलेंगे। तो फैजुल्लाह साहब, इसमें लोकल गवर्नमेंट्स का भी बड़ा अमल दखल होगा। पंजाब में तो जो आपने एक सिस्टम रैप अप किया था पुराना, फिर उसके बाद नए इंतखाबात भी लोकल गवर्नमेंट्स के लिए होने थे, उनका भी तो बड़ा एक अमल दखल होगा सर। तो आपको नहीं लगता कि ये मजीद फाल करनी है आपकी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स? जी, इसमें जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं वो यहाँ पे फॉर्म की गई हैं, तो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको लगाया गया है, और इंशाल्लाह ताला सूरत हाल आप देखेंगे कि दिन ब दिन जो इन्फ्लेशन है, इसके हवाले से तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि एक तो ओवरऑल इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है। हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बहुत ज्यादा कम किया गया है, हम उसको नीचे लेके आए हैं, और इसी तरह से हमारी इन्फ्लेशन भी कम हुई है। और ये पेट्रोल की जो दूसरी मसनूआत हैं, डीजल या ये कैरोसिन ऑयल वगैरह की जो प्राइसेस नीचे आई हैं, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे आएगी और लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी, महंगाई कम होगी पाकिस्तान।
राइट, तो यानी कि यू आर वेरी हैप्पी, आपको लगता है बिल्कुल आपका जवाब हाँ में है, महंगाई इससे वाकई कम होगी। जावेद साहब आप बताइएगा। डेफिनेटली जी मैं समझता हूँ कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है इंटरनेशनल ये वो है सारा। राइट, ओके जावेद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। पराचा साहब आप बताएं इसका जवाब। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो एट पार वो हमें फ्यूल नहीं देती जिस रेशो से वो बाहर से ख़रीदते हैं। उसमें जीएसटी या अदर टैक्सेस हमेशा लगते रहे और इस दफ़ा भी वो मौजूद हैं। ये मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है, चीमा साहब की ख्वाहिश भी हो सकती है, इवन कमोका साहब की ख्वाहिश भी हो सकती है कि पेट्रोल जितना कम मिले पाकिस्तान के लोगों को उतना बेहतर हो, लेकिन हुकूमतें एडजस्ट करती हैं, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन जितना अभी काम किया है हुकूमत ने, मकसद मेरा तो बात करने का ये है कि क्या उसका डायरेक्ट फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल बसों के किराए, वैगनों के किराए, ट्रकों की जो ट्रांसपोर्टेशन, आप सब्जियां फल बड़े शहरों तक ले आते हैं, क्या वो कम हुए हैं? वो नहीं हुए अभी तक। वो किसकी जिम्मेदारी है? अब मरकज में एमएनए या सेनेटर कह देंगे कि जी वो तो सूबों की जिम्मेदारी है। सूबे में पंजाब भी आता है, सूबे में केपी भी आता है, सूबे में बलूचिस्तान भी आता है, सूबों में सिर्फ सिंध नहीं आता। तो क्या पंजाब में मसलन इस्लामाबाद में आज भी जो एक सेब है वो 200 रुपए किलो मिल रहा है, जो अदरवाइज 50-60 रुपए मिलता है। मैं वाइट सेब की बात कर रहा हूँ। ये वाटरमेलन, तरबूज गांव में ये 10-12 रुपए किलो मिल रहा है। अब मैं परसों की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में वो 30-40 रुपए मिल रहा है। अगर उनसे आर्ग्यू किया जाए तो वो कहते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें पड़ जाती है। हाँ, बढ़ाते तो फौरन है ना, लेकिन इसी तरह से सब्जियों की कॉस्ट है। तो अगर ये 15 रुपए पहले कम हुआ था, 7 रुपए अब कम हुआ है, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, डीजल इसी तरह कम हुआ, उस कॉरेस्पोंडेंस में क्या अवाम तक वो रिलीफ पहुंचा? बसों के किराए में, वो ट्रांसपोर्टेशन में, वो दालों की कीमत नहीं कम हुई, क्योंकि जी वो हम तो पंजाब से लेके आते हैं या हम उधर से सिंध से लेके आते हैं। हर चीज का यूनिक बहाना है, हर चीज का यूनिक बहाना है। किसने, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि लोकल बॉडीज थी, एक गली के लेवल तक काउंसलर थे, वो साल हो गया, वो रैप अप हो गया, उसकी जगह आया ही नहीं है। एक बार खुद वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी की थी, ब्रीफिंग दी थी हमें एंकर्स को बुलाकर कि ये पंजाब का हमने लॉ बनाया है। हम खुश हो रहे थे कि जी अब पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे, वो गली मोहल्ले तक जो है वो एक गवर्नेंस का जो एक आइडियल सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का वो आ जाएगा। उसके बाद वो ब्रीफिंग गई, उसके बाद इलेक्शन का कोई पता नहीं चला। इवन जो पहले इस्लामाबाद में इलेक्शन हुए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए थे, बाकी सूबों में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए थे। नून लीग के टाइम पर जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, 140 की बात होती है, 140 ये भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे। ना लोग नीचे बात कर सकते हैं, ना फिर आगे आके लोगों को रिलीफ मिलता है। आप जितनी मर्जी प्राइस बढ़ाएं या कम करें, अगर कम करने से लोगों के किचन तक फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और फर्क आपको लगता है क्लियर कैटेगोरिकली के नहीं पड़ रहा? जावेद साहब, क्या वजह है फिर? वाकई ये बात तो है कि वो लोकल गवर्नमेंट्स पिछली पंजाब की वो रैप अप की गई जो नून लीग के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर इलेक्शन हुए थे। अब दोबारा इलेक्शन, ये कब से ये मामला स्टैग्नेशन का शिकार है? और ये टू द क्वेश्चन ऑल्सो अल्टीमेटली, देखिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस किसी भी हुकूमत में जब नीचे गई हैं, इंटरनेशनल रीजंस की वजह से, जब क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गई तो पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइसेस नीचे जाती रहीं। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई है। मेरा ख्याल है गुज़श्ता कई दहाइयों में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्राइस इस वक्त कम हुई है। उसको पाकिस्तान में ट्रांसलेट होना चाहिए था, लोगों तक ये रिलीफ जाना चाहिए था, नहीं गया। पाकिस्तान में पहले भी नहीं गया, अब भी नहीं गया। जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो मौजूद ही नहीं है। और मैंने नहीं कभी देखा, आई बीन ए जर्नलिस्ट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स, कि कभी भी ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम होती हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो जाएं, या आम जो रोज़मर्रा अशिया हैं जिनकी कीमतें इसलिए बढ़ाई जाती हैं कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ रही है, इसलिए हम ये बढ़ा रहे हैं। अब जब ये इतनी कम हो चुकी है, गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। डॉलर टर्म में पाकिस्तान को 7 से 8 बिलियन डॉलर जो है वो फ़ायदा हो रहा है, और वो आवाम तक नहीं पहुंच पाया। मैं समझता हूं कि इसके लिए प्राइस मैकेनिज़्म जो है, प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म इन प्लेस होना चाहिए। इसके लिए
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटीज़ हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए ताकि ये ट्रांसलेट हो, ये बात आवाम तक पहुँचे। और जो इतना बड़ा फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान को हुआ है और ज़ाहिर है हुकूमत चाह रही है कि ये सारा फ़ायदा लोगों तक क्योंकि पहुंचे। अल्टीमेटली सर देयर इज नो पॉइंट अगर इसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन इस पर वक्त तो। कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, लोग बेरोजगार है और उनकी इनकम लेवल नीचे चली गई है, तो ये जो रोजमर्रा की अशिया है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, सब्जी है, ये तमाम अशिया नीचे जानी चाहिए इनकी कीमत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। और लोग ये पूछ रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम की कीमत इतनी नीचे, प्रोडक्ट्स की कीमत इतनी नीचे चली गई है तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है। तो ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेटिव और इसको अवाम एंड सर व्हाई नो लोकल बॉडी इलेक्शंस? लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन तमाम गवर्नमेंट्स जो है इंक्लूडिंग पीटीआई गवर्नमेंट, इन्होंने अवॉइड किया कि लोकल बॉडीज़ का जो इदारा है वो न बने। उसकी वजह शायद एक ये समझ में आती है कि जो MNAs और MPAs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो समझते हैं कि हमारे मुकाबले में एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, उसकी अहमियत बन जाएगी। आपको याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में जब नाज़िम्स को बड़ी ताकत इख्तियार दिया गया तो कई MNAs और MPAs रिज़ाइन करके वो लोकल बॉडीज़ में जाके नाज़िम बन गए थे। तो ये उसको पैरेलल इंस्टीट्यूशन समझते हैं। किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो जमहूरी थी कोई भी, उसने कभी भी लोकल बॉडीज के इदारे को नहीं बनने दिया और ये बहुत एक इनसिक्योरिटी की वजह से एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि इसका वजूद में होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अवाम के जो निचले सतह के मसाइल हैं वो इसी इदारे से हल हो सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा दूसरा मौजूद जिसके ऊपर 3 लोगों ने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसा लग रहा कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी इस बेनिफिट से, और एक फैजुल्लाह का मौका साहब का ख्याल था कि वाकई कमी आएगी लेकिन उसमें लोकल गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज का एक रोल बड़ा अहम है। तीसरे मौजूद की तरफ क्विकली बढ़ते हुए, वफाकी बजट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कहा जा रहा है अब इन मुश्किल हालात में अगर बजट आएगा, सुनने में आ रहा है कि अच्छी बात है, कोई नया टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन एक और ये भी बात है कि एक भारी भरकम गालिबन लोन हमें इस मर्तबा के बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लेना पड़ेगा, और टैक्सेशन का जो हदफ है उसको भी बतदरीज, एक जो सुनने में आ रही है बात वो यही है कि कम रखा जाएगा क्योंकि कलेक्शन स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी की वजह से बड़ी लो है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या अल्टीमेटली एक्सपेक्ट किया जाए कि ये बजट प्रो पुअर या प्रो पीपल होगा इन हालात में या नहीं हो पाएगा। चीमा साहब, आपसे आगाज करते हुए पहले तो ये इस सवाल का भी जवाब दें, डू यू एक्सपेक्ट अ प्रो पुअर बजट, और साथ साथ ये भी बता दें कि पिछला बजट तो आप लोगों ने बड़ी इस पे मुखालफत की थी लेकिन असेंबली से तो बाआसानी पास करवा दिया था आप लोगों ने। देखिए प्रो पुअर क्या होना है, देखिए अब तक इनकी पॉलिसीज, पिछला बजट और अब तक की पिछले 2.25 साल की पॉलिसी प्रो पुअर नहीं बल्कि गरीब खुश रही हैं, और हमें कोई ऐसी खैर की तवक्को नहीं है। जिस तरह की देखें, 2 चीजें होती हैं, एक तो ये कि टीम यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप देख लें पूरी कैबिनेट देख लें कहाँ पे ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल जो है कहीं कारफरमा नजर नहीं आता। और दूसरा ये होता है कि एक सही वक्त पे सही फैसला। ये तो ये देखें कोई मसला हो, कोई इशू हो, इंक्लूडिंग कोरोना, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सारे इशू जो हैं, कि नीम दिलाना फैसले, नीम दिलाना, हाफ हार्टेड, ये जो है ये देखें इनसे ये है कि कोई तवक्को नहीं है, खैर की तवक्को नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। फिर भी ये है कि मैं तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हम तो फिर भी ये है कि ऑप्टिमिस्टिक है। हम ये है कि उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि अभी ये है कि कुछ अपनी गलतियों से सबक हासिल करे, अपनी नाअहली और बदइंतजामी पे काबू पाएं, और कुछ ये है कि कौमी उमंगों के मुताबिक यह है कि वक्त के तकाज़ों को पेश नजर रखकर बेहतर बजट पेश करें, और जब पेश करेंगे तो हम अपनी तजावीज़ उसमें सामने लाएंगे, और उसमें इंशाअल्लाह ये है कि हम कोई तनकीद नहीं करेंगे। ये है कि आप बजट क्या रोक पाते हैं या नहीं? अगर आपको पसंद नहीं आता तो पिछली दफा भी पसंद नहीं आया था लेकिन आपने असेंबली से पास होने दिया था, ठीक है, बट योर आंसर इज इन अ नो। नहीं, हमने नहीं असेंबली से देखे, वो तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर उनकी मेजॉरिटी है, चूंकि तो वो पास करवाने के काबिल है। हमने ये है कि हम उनको इफेक्टिवली रोक नहीं सकते, लेकिन हमने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था। अपनी रिजर्वेशन का इजहार भी करेंगे अगर ये है कि राइट सर, ठीक है, ठीक है चीमा साहब, पॉइंट मेड, आपका जवाब आ गया। कमोका साहब की तरफ मैंने बढ़ना है। जी कमोका साहब, आप बताइएगा, आपसे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन वो नहीं रख रहे प्रो पुअर बजट की। चीमा साहब। जी चीमा साहब, जब बजट आएगा तो इंशाल्लाह ताला
देखेंगे कि जो इनकी ख्वाहिशात हैं उसके बरक्स अच्छा बजट आएगा। और ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, कोरोना वायरस रिलीफ बजट है ये, टू काउंटर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इकोनॉमी। तो इसमें ये प्रो पीपल बजट है, प्रो बिजनेस और नो टैक्स। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई नया टैक्स इस बजट में, इस फिस्कल ईयर में नहीं शामिल किया जाएगा। इसमें इंशाल्लाह ताला सैलरीज इंक्रीज होंगी, क्योंकि पिछला साल जो है उसमें जो है वो करेक्टिव मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ा इजाफा हुआ। तो इस दफ़ा लोगों की सैलरीज में इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा जो पेंशन हैं उनमें भी इजाफे की तवक्को है। और स्पेशल डायरेक्शन साहब, ठीक है, आई गॉट योर आंसर। आपका जवाब हाँ में है कि ये नहीं, अभी मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें प्लीज सर। टाइम जरा मेरे पास कम है, मैंने दोनों जो यहाँ मेहमान है उनकी तरफ जाना है। अच्छा, इसमें मैं जल्दी से 1 मिनट में वाइंड अप करता हूँ कि टैक्सेस और ड्यूटीज को रिलैक्स करेंगे इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और मशीनरी के लिए, और जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको भी कम किया जाएगा। ये भी डिसाइड किया गया है कि नॉन टैक्स इनकम जो है उसमें इजाफा करने की कोशिश की जाएगी, और तकरीबन 1100 बिलियन के करीब कोशिश होगी कि ये नॉन टैक्स इनकम आए। सही फैज़ल साहब, इस पे हम लोग एट लेंथ दोबारा हमारा, क्योंकि ये दिस इज नॉट द ओनली प्रोग्राम ऑन दिस, हम इस पे कंसेक्यूटिव प्रोग्राम्स करेंगे और आपको इंशाल्लाह तकलीफ देंगे ताकि आप इस पे मजीद इलैबोरेट करें। शौकत पराचा साहब, देखिए वो बजट में क्या कहूँ, इनकम रह नहीं गई, रेमिटेंसेस ख़त्म हो गए, एक्सपोर्ट्स बंद हैं। तो जो टैक्स रेवेन्यू था 5500 का टारगेट था वो अभी रिवाइज हुआ 4700, फिर उससे भी कम हो रहा है। ये नहीं है कि कोरोना की वजह से टैक्स नहीं आ रहे, जो कोरोना से पहले जो 2 क्वार्टर गुजरे थे उसमें भी टैक्स टारगेट पूरे नहीं होते। अब जो नए सेक्टर बचे थे, मसलन जीडीपी तो हमारी वैसे माइनस में चली गई, नए सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर वो वायद सेक्टर रहता है, कमोका साहब जैसे कह रहे थे, लेकिन उसमें भी मुझे समझ नहीं आ रही। फ़खर इमाम साहब फूड मिनिस्टर बने, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर, वो एक समरी लेके गए 2 बार कि कॉटन की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें, 4200 उन्होंने प्रपोज की, दोनों बार वो रिजेक्ट हो गई। ऐसी अर्बन लॉबी या अपटमा की लॉबी वहाँ ईसीसी में बैठी हुई थी, दोनों बार रिजेक्ट हो गई। आपके पास और है क्या ग्रोथ के लिए? मुख्तसर शौकत साहब, योर आंसर इज इन अ नो। मैं मतलब परेशान है, जाहिर है गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, कैसे बजट बनेगी, कहां से रिलीफ मिलेंगे? मैं एक्सपेक्ट करूं इस सूरत हाल में कि गवर्नमेंट मुझे रिलीफ दे। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट के पास है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ, आपका जवाब नाम है, लेकिन आपको लगता है दिस इज प्रीटी मच जस्टिफाइड कि इस वक्त हालात ऐसे हैं? जी जावेद साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बजट गैर मामूली हालात में बन रहा है। इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो मैं हैरान हूँ कि कमोका साहब ने कहा है कि सैलरीज इंक्रीज़ होंगी। मुझे नहीं लगता कि इनके पास फिजिकल स्पेस मौजूद है ये सैलरीज और पेंशन्स को बढ़ा सकेंगे सरकारी मुलाजमीन की। कोई बड़ा रिलीफ लोगों को नहीं लगता नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि गुंजाइश नहीं है। डेवलपमेंट साइड के ऊपर यानी तरक्याती कामों के लिए जो बजट है, मुझे लगता है उसमें भी कटौती होगी। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको ड्रॉप करने पड़ेंगे। रेवेन्यू जो है, टैक्स रेवेन्यू नीचे जा रहा है। बजटरी डेफिसिट को किस तरह ये कम करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बाहर से आने वाली तरसीलात ज़र या रेमिटेंसेस ख़त्म हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ उनके पास फिजिकल स्पेस बहुत कम है। हाँ, अगर ये कर्जे लें बाहर से तो उनसे शायद किसी हद तक ये रिलीफ दे सकें, लेकिन मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। ठीक है, यानी कि इट्स अ नो, लेकिन आपका ख्याल है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और जस्टिफाइड है, मोर और लेस, जो शौकत पराचा साहब का व्यू था। नाजरीन, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर निसार अहमद चीमा यहाँ स्टूडियो से, जनाब जावेद सिद्दीक साहब और शौकत पराचा साहब। वंस अगेन तमाम के बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना एक हमें ब्रेनस्टॉर्म करने का इन बहुत कलीदी मामलात और सवालात पर मौका दिया। नाजरीन, बात यह है कि बजट की जहाँ तक बात है या बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त एक कंस्ट्रेंट का बजट
बजट या एक सर्वाइवल बजट यकीनन इसे कहा जा सकता है। सुनने में ये आ रहा है कि प्रोबेबली इस दफा बजट को फाइनेंस करने में एक बहुत भारी भरकम लोन भी लगेगा। यकीनन उसकी एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन या सियासी तो उसकी एक कॉस्ट होगी नैरेटिव के तौर पर, जो कि हुकूमत के लिए आएगी कि अगर वो लोन लें, जो कि लोन के बहुत खिलाफ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इन हालात में ऑफ कोर्स दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स, तो प्रोबेबली कोई शायद इसके अलावा अगर रास्ता ना मिले तो इस जानिब जाना पड़े। अल्टीमेटली देखेंगे कि ये बड़ा तवील सेशन इसके लिए बुलाया जा रहा है पार्लियामान का, उसमें क्या इन शिकायत के बावजूद ऑपोजिशन इस बजट को बासानी पास होने देती है या नहीं। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।